हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल ऑन पॉइंट कॉन्सेप्ट। सो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिलेटिव रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन लर्नर्स डेवलपमेंट। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था फैक्टर्स इफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन लर्नर्स डेवलपमेंट। ठीक है, क्या होती है हेरिडिटी, क्या होती है एनवायरनमेंट और क्या प्रभाव पड़ता है हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का लर्नर की डेवलपमेंट पे या बच्चे की विकास पे क्या प्रभाव पड़ता है हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का, ये हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी से। बेसिकली हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिससे बच्चा जो है एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन यानी कि जन्म होने से 9 महीने पहले कुछ ऐसे ट्रेड्स, कुछ ऐसे जीन्स माने जेनेटिक मटेरियल, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल हो या मेंटल हो, वो अपने पिछली पीढ़ी से या एंसेस्टर्स से या अपने पेरेंट्स से लेता है। ठीक है, पैदा होने से 9 महीने पहले ही ले लेता है। तो उस प्रोसेस को, उस जीन्स के ट्रांसफ़र होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी। ठीक है, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, पीढ़ी दर पीढ़ी वो ट्रांसफ़र होता है जेनेटिक मटेरियल, उसको क्या कहते हैं? हेरिडिटी। जैसे आपने देखा होगा कि ये डॉग जो है वो डॉग को ही जन्म देता है, एक ह्यूमन जो है वो एक ह्यूमन को ही जन्म देगा, एक डॉग ह्यूमन को जन्म नहीं दे सकता है ना, और एक ह्यूमन डॉग को जन्म नहीं दे सकता। तो ये कैसे होता है? ये हेरिडिटी से होता है। ये हमारे जेनेटिक मटेरियल्स जो हमारे अंदर होते हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। तो बेसिकली हमारे जो ट्रेट्स हैं, हमारे जो जीन्स हैं, हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमको कंसेप्शन से ही मिल जाते हैं, एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन ही मिल जाते हैं, हमारे जन्म से 9 महीने पहले ही मिल जाते हैं। अब हम देखेंगे दो डेफिनेशंस। ठीक है, डगलस एंड हॉलैंड क्या कहते हैं कि एक किसी की भी जो हेरिडिटी है वो उन सारी कैपेसिटीज़ को, कैपेबिलिटीज़ को, फिजिकल या मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को या स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करता है जो हमें हमारे एंसेस्टर से मिली हुई हैं या हमारे पेरेंट्स से मिली हुई हैं। ठीक है ना, वुड्सवर्थ क्या कहते हैं कि हेरिडिटी उन सारे फैक्टर्स को कवर करता है जो कि एक इंसान में या एक ह्यूमन बीइंग में तभी भी थे जब भी वो 9 मंथ्स बिफोर बर्थ, ठीक है ना, जब भी एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, मतलब किसी भी इंडिविजुअल में एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन कुछ ऐसे ट्रेड्स, जीन्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या कैपेसिटीज़ कह लीजिए, कैपेबिलिटीज़ कह लीजिए। जैसे आपने सुना होगा इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी हेरिडिटी से ही मिलता है हमें। ठीक है, बच्चे का क्या आईक्यू है ये हेरिडिटरी ही होता है। ठीक है, वो हमारी हेरिडिटी ही डिसाइड करती है। तो बेसिकली उन जीन्स को, जेनेटिक मटेरियल्स के जो ट्रांसफ़र के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। तो हेरिडिटी बेसिकली कैसे होती है? मेल फीमेल में, स्पर्म ओवम में मेटिंग होती है, देन फर्टिलाइजेशन होती है, देन जाइगोट फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जाइगोट फॉर्मेशन मतलब लाइफ बिगिंस। तो स्पर्म एंड ओवम का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर एक लिक्विड सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर थ्रेड लाइक सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं जिनकी पेयरिंग होती है। ठीक है, ये पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जो जीन्स होते हैं वो हमारे पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और वो किस तरीके की पेयरिंग होती है, कितने पेयर्स होते हैं? तो बेसिकली 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ये बहुत ही बार ही पूछा जाता है कि कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, आधे आधे शेयरिंग होती है इनकी। ठीक है, तो 22 जो पेयर्स होते हैं वो मेल और फीमेल में सेम होते हैं, मतलब टोटल 46 होते हैं और पेयर्स कितने होते हैं? 23, और ये पेयर्स में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो 23 पेयर्स एंड 46 नंबर इन टोटल क्रोमोसोम्स का। ठीक है ना, पेयर्स कितने? 23 एंड टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46। तो जो 22 पेयर्स होते हैं ना वो दोनों में सेम होते हैं। ठीक है, और जो 23rd पेयर होता है वो डिटरमिन करता है कि बच्चे का सेक्स क्या होगा, बच्चा मेल पैदा होगा या बच्चा फीमेल पैदा होगी। ठीक है, अब इनकी कैसे पेयरिंग होती है ये हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये पेयर्स में है क्रोमोसोम्स, 1 2 3 4, इस तरीके से 46 क्रोमोसोम्स होते हैं
ठीक है, और 23 पेयर्स, मतलब एक्स एक्स का एक, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो अब क्या है कि फीमेल के पास एक्स एक्स होते हैं और मेल के पास होते हैं एक्स एंड वाई। तो अगर फीमेल की तरफ से एक्स आया और मेल की तरफ से भी एक्स आया, ठीक है, यहाँ से भी एक्स आया, क्योंकि यहाँ पे फीमेल के पास एक्स एक्स होगा तो फीमेल तो हमेशा एक्स ही दे पाएंगी। तो फीमेल की तरफ से एक्स आया और मेल की तरफ से एक्स आया, तो जो बेबी होगा वो फीमेल चाइल्ड होगी। ठीक है, एक्स एक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स की पेयरिंग हो गई। और अगर फीमेल एक्स देंगी और मेल जो है वो वाई देंगे, तो बेबी क्या होगा, मेल चाइल्ड होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से पेयरिंग होती है इनकी। अगर एक्स और एक्स मिल जाएंगे तो बच्चा फीमेल पैदा होगा, और एक्स और वाई होगा तो बच्चा मेल पैदा होगा। एक्स एक्स मीन्स फीमेल, एक्स वाई मीन्स मेल। ठीक है, तो ये डिटरमिन करता है, जो 23rd पेयर होता है ना, वो डिटरमिन करता है कि बच्चे का क्या सेक्स होगा, बच्चा मेल पैदा होगा या फीमेल पैदा होगा। बाकी जो 22 पेयर्स होते हैं वो सेम होते हैं मेल और फीमेल में। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो है हमारा ट्विन्स। दो तरीके के ट्विन्स के बारे में बात होती है यहाँ पे, आइडेंटिकल ट्विन्स और फ्रेटर्नल ट्विन्स। तो इसके बारे में बस एक ही चीज़ आपको याद करनी है, या एक ही चीज़ पूछी जाती है, वो होती है आइडेंटिकल ट्विन्स जो होते हैं उनमें सब कुछ सेम होता है, मतलब सेक्स सेम होगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स की हम बात करें, आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं मोनोजाइगोटिक, मतलब सिंगल सेल फर्टिलाइज्ड। ठीक है, तो आइडेंटिकल ट्विन्स मतलब सब कुछ सेम, सेम सेक्स, सब कुछ सेम। मोनोजाइगोटिक होते हैं और सिंगल सेल फर्टिलाइज्ड होते हैं। और जो फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं उनका सेक्स डिफरेंस हो सकता है, मेल फीमेल अलग अलग। ठीक है, और ये क्या होते हैं, डाइजाइगोटिक। तो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं मोनोजाइगोटिक और फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं डाइजाइगोटिक, सिंगल सेल फर्टिलाइज्ड होते हैं मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विन्स, और फ्रेटर्नल ट्विन्स क्या होते हैं, डाइजाइगोटिक। ठीक है, अब देखते हैं कि हेरिडिटी किन 3 लॉज से इफेक्ट होती है। ठीक है, क्या क्या है लॉज ऑफ हेरिडिटी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 3 लॉज। सबसे पहला है लाइक बिगेट्स लाइक, सेकेंड इज लॉ ऑफ वेरिएशन, थर्ड इज लॉ ऑफ रिग्रेशन। तो ये क्या है तीनों लॉज। सबसे पहला लॉ हम पढ़ेंगे लाइक बिगेट्स लाइक। लाइक बिगेट्स लाइक मतलब लाइक पेरेंट्स लाइक चिल्ड्रन, मतलब जो बच्चे हैं वो एग्जैक्ट कॉपीज होंगे अपने पेरेंट्स की, बिल्कुल जैसे माँ बाप हैं वैसे ही बच्चे पैदा होंगे। ठीक है, शक्ल फिजिकल फीचर सेम होंगे, सब कुछ सेम होगा, आईक्यू सेम होगा, एग्जैक्ट कॉपीज। ठीक है, ये होता है लाइक बिगेट्स लाइक, मतलब लाइक पेरेंट्स लाइक चिल्ड्रन, एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंट्स। नेक्स्ट हमारा लॉ है लॉ ऑफ वेरिएशन, मतलब चिल्ड्रन हैव लिटिल वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंट्स। मतलब बच्चों में क्या है कि कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे सेम, मतलब कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन होंगी। काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगे बट कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स सेम नहीं भी होंगे, लाइक बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होंगे वो, बट थोड़ी बहुत वेरिएशन होंगी। लास्ट है हमारा लॉ ऑफ रिग्रेशन। तो चिल्ड्रन आर टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटीज एज कम्पेयर टू पेरेंट्स। लॉ ऑफ रिग्रेशन मतलब कई बार क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअली गॉड गिफ्टेड पेरेंट्स होते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं वो लो आईक्यू वाले पैदा हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ रिग्रेशन, क्योंकि एक तो हेरिडिटी है, तो वो जो जीन्स हैं वो हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू हमें हमारे पेरेंट्स को ट्रांसफ़र हुए, तो वो वही जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वाले जीन्स है वो हमारे पेरेंट्स में आए, हमारे पेरेंट्स से हमें मिले। तो और जो जिस हिसाब से जो भी हमारी हेरिडिटी वर्क करती है, तो कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल ही अलग तरीके कैरेक्टरिस्टिक्स लेके बच्चा पैदा हो जाता है, अपने माँ बाप की एग्जैक्ट कॉपी तो बिल्कुल भी नहीं, बट बिल्कुल भी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम पर्सनैलिटी मिलती नहीं है अपने पेरेंट्स से। तो ये सब हेरिडिटी से होता है। ठीक है, तो ये 3 लॉज हैं हेरिडिटी के, लाइक बिगेट्स लाइक मतलब एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंट्स, लॉ ऑफ वेरिएशन मतलब कुछ काफ़ी हद तक कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं बट सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सेम नहीं होते, एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होते। ठीक है, लॉ ऑफ रिग्रेशन मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सनैलिटीज पेरेंट्स और बच्चे की। ठीक है, जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल ही अपने पेरेंट्स से अलग होते हैं पर्सनैलिटी वाइज, कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो पिछले कुछ स्लाइड्स में हमने पढ़ा कि क्या होती है हेरिडिटी। हेरिडिटी बच्चा जन्म से भी 9 महीने पहले से जो
ट्रेड्स होते हैं, कुछ जो भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सब बच्चा लेके पैदा होता है, ठीक है। अब क्या है एनवायरनमेंट, तो बेसिकली एनवायरनमेंट हर वो ऐसी चीज़ है जो हेरिडिटी नहीं है, ठीक है। हर वो चीज़ जो हमें ये इन्फ्लुएंस कर रही है या हम पे किसी भी तरीके से प्रभाव डाल रही है जो हेरिडिटी नहीं है, वो सब कुछ हमारे एनवायरनमेंट में आ जाता है, ठीक है। एक मोटा जो नैरो ब्रॉड कंसेप्ट इसका यही है, एक ब्रॉड कंसेप्ट मोटा मोटा अगर आप देखें तो बेसिकली एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कुछ भी जो हेरिडिटी नहीं है और जो भी हमें डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रही है वो हमारी एनवायरनमेंट है, ठीक है। अब क्या है कि जो ट्रेड्स हैं हमारे, जैसे आईक्यू हो गया, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, हमारा आईक्यू हो गया, या कुछ भी ट्रेड्स हो गए या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, या हमारी जेनेटिक मटेरियल हो गया, जो हमें एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन 9 महीने जन्म से पहले मिल तो गए, पर उनको डेवलप कैसे करें, तो डेवलप वो तभी होंगे जब उन्हें प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा। अगर मतलब जो भी हमारे ट्रेड्स हैं वो हमारे पास है तो सही, पर उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिला तो उन ट्रेड्स का कोई फ़ायदा नहीं मिला, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे आईक्यू होता है, वो होता तो हेरिडिटरी है, हमें हेरिडिटी से मिल जाता है, ठीक है। जन्म से 9 महीने पहले हमारा इंटेलिजेंट क्वेश्चन हम बच्चे का हो जाता है, आईक्यू डिसाइडेड होता है। बट अगर मान लीजिए कि आगे चल के उस बच्चे को एनवायरनमेंट ठीक नहीं मिला, या माँ के पेट में भी एनवायरनमेंट ठीक नहीं मिला, या पैदा होने के बाद उसे एनवायरनमेंट ठीक नहीं मिला, माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया ही नहीं बच्चे को, तो वो अपना आईक्यू कहाँ यूज़ करेगा, है ना। तो बेसिकली बच्चे को जो ट्रेड्स होते हैं वो तो हेरिडिटी से मिल जाते हैं, बट उनको पॉलिश करने के लिए, डेवलप करने के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। सिमिलरली आईक्यू हेरिडिटी से हमें मिल तो जाता है, बट प्रॉपरली वो डेवलप तभी होएगा जब उसको एक ठीक से एक अच्छी एनवायरनमेंट मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो इन ट्रेड्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो इन ट्रेड्स का कोई फ़ायदा भी नहीं मिलेगा हमें। रॉस के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट एक एक्सटर्नल फोर्स है जो हमें हमारे ऊपर प्रभाव डालती है, जो हमें इन्फ्लुएंस करती है। अकॉर्डिंग टू गिल्बर्ट, एनवायरनमेंट वो हर वो चीज़ है जो हमें इमिडिएटली सराउंड करती है, जो हमारे बिल्कुल आसपास है, जो हमें डायरेक्ट प्रभाव जो हमारे ऊपर डालती है, सीधा सीधा जो हमारे ऊपर प्रभाव डालती है, वो हमारी एनवायरनमेंट होती है। अकॉर्डिंग टू अनास्टासी, एनवायरनमेंट वो हर चीज़ है जो हमें इफ़ेक्ट करती है एक्सेप्ट हमारे जो जीन्स है या हमारी हेरिडिटी है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हर वो चीज़ जो हेरिडिटी नहीं है, जो हमारी जीन्स नहीं है और हमारे ऊपर प्रभाव डाल रही है, ठीक है, वो हर चीज़ हमारी एनवायरनमेंट है। टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या क्या हो सकती है? नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब फिजिकल हमारी एनवायरनमेंट, हम हमारी जो नेचर हो गई, हमारी वेदर हो गई, हमारे आसपास के सोशल और कल्चरल जो हमारी सोसाइटी हो गई, हमारे नेबर्स हो गए, हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारी फैमिली हो गई, ठीक है, इंटेलेक्चुअल और मेंटल, ठीक है, हमारी इमोशनल एनवायरनमेंट। मतलब इन्वायरमेंट के टाइप्स क्या क्या हैं? नेचुरल, सोशल और कल्चरल, इंटेलेक्चुअल और मेंटल, इमोशनल। इन्वायरमेंट मतलब जो भी हमारे आसपास है, हमारी फैमिली हो गई, हमारे टीचर्स हो गई, हमको स्कूल में कैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है, जैसे हमारा स्कूल का जो इन्वायरमेंट है हमारा आ गया फिजिकल नेचुरल एनवायरनमेंट में, ठीक है। हमारा सोशल या कल्चरल या इंटेलेक्चुअल और मेंटल मतलब हमारे पेरेंट्स का, नेबर्स का, हमारी सोसाइटी का, हमारे कल्चर्स का, हमारे जो भी हमारी टीचर्स हो गई, हमारे, है ना, हमारे फ्रेंड सर्कल हो गए, उन सब का हम पर असर पड़ता है। तो ये सारी हमारी टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट हो गई, ठीक है। तो बेसिकली हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हुए थे ये देखने के लिए कि किसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, हेरिडिटी का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है हम पे या फिर हमारा एनवायरनमेंट का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट्स पूछे नहीं जाते, बट एक जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होनी चाहिए। तो एक गोडार्ड करके थे, 1960 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था एक फैमिली के ऊपर। तो वो जो एक बंदा था वो सोल्जर था, मार्टिन कालिका। तो वो बंदा एक सोल्जर था और उसने 2 औरतों के साथ शादी करी। एक तो बहुत ही ज़्यादा लो आईक्यू वाली लेडी थी और एक बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअली जो गिफ्टेड लेडी थी वो थी। तो दोनों के साथ उनके बच्चे हुए। तो
रिसर्च जब हुई तो ये पाया गया कि जो इंटेलेक्चुअली जो बहुत ज़्यादा हाई आईक्यू वाली लेडी थी, उन्होंने हाई आईक्यू वाले बेबीज़ पैदा करे, बच्चे पैदा करे, और जो बहुत ही ज़्यादा लो आईक्यू वाले थी लेडी, उन्होंने लो आईक्यू वाले ही बच्चे पैदा करे। तो ये थे हेरिडिटी के फेवर में। एक एक्सपेरिमेंट और हम डिस्कस करेंगे, केलॉग्स एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने क्या करा था, अपने 10 महीने का ओल्ड चिंपैंजी को अपने बच्चे के साथ, अपने सन के साथ जो 7 महीने ओल्ड था उसको रखा, दोनों को एक साथ ट्रेनिंग दी। तो थोड़े टाइम बाद ऐसा देखा कि जो चिंपैंजी था वो स्पून से खा रहा था और ग्लास से पानी पी रहा था। तो ये एनवायरनमेंट का इफेक्ट दिखाया। तो बेसिकली काफ़ी सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स लाए गए आगे, और फाइनली एक डिसीजन लिया गया कि जो डेवलपमेंट है वो रिलेटिव रोल ऑफ बोथ है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट जो है वो जॉइंट प्रोडक्ट है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। हेरिडिटी से हमें ट्रेट्स मिलती है, कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, एक कैपेसिटीज़ मिलती हैं, बट अगर उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट ना मिले तो वो डेवलप नहीं होते, वो पॉलिश नहीं होते। तो बेसिकली जॉइंट प्रोडक्ट हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट इज इक्वल्स टू डेवलपमेंट। अगर हेरिडिटी से हमें ट्रेट्स मिल जाए लेकिन एनवायरनमेंट ना मिले, हमको हमारे जो भी हमारे आसपास के लोग हैं वो, या जो भी हमारे आसपास की एनवायरनमेंट उसको पॉजिटिवली इफेक्ट ना करें, तो जो हेरिडिटी से हमें ट्रेट्स मिले हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं होएगा। ठीक है, तो बेसिकली डेवलपमेंट इज़ अ रिलेटिव रोल ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये कंक्लूजन निकल के आया था इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी भी ज़रूरी है और एनवायरनमेंट भी ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिकली डेवलपमेंट इज़ अ रोल ऑफ बोथ। ना हेरिडिटी के बिना जिया जा सकता है, ना एक प्रॉपर एनवायरनमेंट के बिना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट पैदा हुआ है, ठीक है, आईक्यू बच्चे का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बट उसको जो उसकी जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है या जो उसकी सोशल एनवायरनमेंट है, उसको जो क्या है, फ्रेंड्स बहुत ही बुली करने वाले मिल गए, या पेरेंट्स जो है बहुत ही डरा के रखने वाले मिल गए। ठीक है, तो बच्चा क्या है, पूरा डेवलप नहीं हो पाएगा, वो डर जाएगा, सहम जाएगा, वो ठीक से नहीं जी पाएगा। ठीक है ना, तो पढ़ नहीं पाएगा बच्चा। एक उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले, उसको टीचर्स समझे, उसके पेरेंट्स समझे, उसके जो फ्रेंड सर्कल है वो भी उसको समझे। किसी भी तरीके के एनवायरनमेंट में अगर उसको कोई ना कोई दिक्कत मिलेगी तो वो प्रॉपर डेवलपमेंट उसकी नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, तो बेसिकली दोनों का ही बराबर और बहुत बड़ा रोल होता है डेवलपमेंट में। अब हम देखेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। तो टीचर को अगर पता होगा कि बच्चे की क्या हेरिडिटी है, ठीक है, कैसा मतलब उसका, जैसे मान लीजिए टीचर को पता है कि बच्चा बहुत ही हाई आईक्यू वाले माँ बाप से पैदा हुआ है, या बच्चे के ना आईक्यू बहुत ज़्यादा हाई है, तो टीचर को पता है कि किस बच्चे का आईक्यू हाई है, किस बच्चे का आईक्यू लो है। तो टीचर को पता रहेगा कि किस बच्चे की क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेसेस हैं, किस बच्चे पर ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा अटेंशन देनी है, और किस बच्चे को थोड़ा बहुत शॉर्ट में बताएंगे तो भी समझ आ जाएगा, और किस बच्चे को डिटेल में बताना पड़ेगा, है ना। तो टीचर को अगर सब कुछ पता होगा कि बच्चे का एनवायरनमेंट कैसा है, घर पे उसके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप कैसा है, बच्चे का अपने नेबर्स के साथ या किसी भी तरीके का एनवायरनमेंट बच्चे को कैसा मिल रहा है, या उसकी हेरिडिटी क्या है, तो वो बच्चे को अच्छे से समझ सकती है, और बच्चे को अच्छे से तरीके से कस्टमाइज्ड, मतलब एक पर्सनलाइज्ड तरीके से बच्चे को उनकी डेवलपमेंट में वो अपना रोल अदा कर सकती है टीचर। ठीक है, तो मैक्सिमम अचीवमेंट हो सकती है उससे अगर टीचर को पता होगा, क्योंकि टीचर को ये पता होगा कि बच्चे को क्या क्या चीज़ें चाहिए, कितनी अटेंशन चाहिए, कितना एजुकेशन अकॉर्डिंगली, कि बच्चे को कैसे समझाना है। जैसे क्या होता है कि कई बच्चे बहुत लो आईक्यू के होते हैं, तो उनको अलग अलग पिक्चर्स दिखा के समझाया, या अलग अलग तरीके से स्टोरी सुना के समझा दिया। लेकिन अगर बच्चा बहुत हाई आईक्यू वाला है तो उसको शॉर्ट में बताया तो वो तरीके से समझ आता है। तो टीचर को पता होंगी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जो बैकग्राउंड है और कंसेप्ट है, तो टीचर बहुत मतलब मैक्सिमम डेवलपमेंट की तरफ बच्चे को लेके जा सकती है। तो ये थी हमारी रिलेटिव रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन लर्नर्स डेवलपमेंट।